दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये एपिसोड न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड होने वाला है जिसमें आप लोगों को टैलेंट सेट का रियूनियन देखने को मिलेगा। अगर आप सभी लोग इस एपिसोड का फुल मजा उठाना चाहते हैं तो खुद को टैलेंट सेट का एक डिसेबल समझिए और ऐसा समझिए कि आप लोगों को भी टैलेंट सेट में न्यू ईयर पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टैलेंट सेट की इस कमाल की जर्नी को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से तजू को विश करते हुए उनसे जो जो गिफ्ट मांगना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में बता देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा तजू ने ऑक्टोपस चैम्बर का नामो निशान खत्म करते हुए पीलू को दोबारा जिंदा कर लिया था और अब उनका अगला टारगेट होने वाला था इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पहले से। लेकिन उससे पहले ही न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था और आप लोगों को टैलेंट सेट की हिस्ट्री का तो पता ही है कि भले ही टैलेंट सेट के डिसेबल्स पूरा साल जहां कहीं भी रहे, लेकिन वो सभी लोग न्यू ईयर के मौके पर जरूर से इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं। और इस बार का न्यू ईयर तो और भी ज्यादा खास होने वाला था क्योंकि लिंगजू के मुताबिक खुद मास्टर जू जियान भी न्यू ईयर पार्टी को अटेंड करने के लिए आने वाले थे और यहीं से इस न्यू ईयर एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मिस्टीरियस यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर जू जियान एक अजीब सी सेलेस्टियल एनर्जी से बचते हुए भाग रहे थे, लेकिन वो एनर्जी थी कि वहाँ पे उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब वो एनर्जी धीरे धीरे उनकी ऊपर भारी पड़ने लगी थी। अब अगर कोई सेलेस्टियल एनर्जी मास्टर जू जियान के ऊपर भारी पड़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी और उसका लेवल क्या होगा। इवन उनमें से एक सेलेस्टियल एनर्जी का टुकड़ा जो कि उन सभी में से सबसे आगे था, वो तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए मास्टर जू जियान के साथ आके टकरा भी गया था। लेकिन मास्टर जू जियान भी ऐसे ही गॉड ऑफ डेथ नहीं थे, उनके ऊपर उस सेलेस्टियल एनर्जी के अटैक का कोई भी असर नहीं होता और उल्टा इस अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जू जियान को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से अचानक से अपनी जगह पे रुकते हुए अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और अपनी उसी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहाँ पे उस सेलेस्टियल एनर्जी के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जो कि उस सेलेस्टियल एनर्जी के पास जाकर अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। और उस एनर्जी की ब्लास्ट होते ही हम देखते हैं कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ने वहाँ पे आपस में इकट्ठा होते हुए ब्लैक होल का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो मिस्टीरियस सेलेस्टियल एनर्जी वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है। लेकिन मास्टर जू जियान का क्रिएट किया हुआ ब्लैक होल काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था क्योंकि वो सभी सेलेस्टियल एनर्जी से अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी उस ब्लैक होल ने वहाँ पे उन सभी को पकड़ लिया था और देखते ही देखते सारी सेलेस्टियल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए उन्हें वहाँ पे बुरी तरह से खत्म कर दिया था, जो देखकर मास्टर जू जियान भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं उस 3 टंग वाली बिल्ली को क्या लगा था कि वो मेरे जैसे डेथ गॉड को इतनी आसानी के साथ पकड़ लेगी, पर बेचारी वो कुंग फू कैट भी कहा जानती है कि मुझे पकड़ पाना तो दूर की बात है, जो कोई मुझे गलती से देख भी लेता है उसकी भी मौत तय हो जाती है। और ये कहकर मास्टर जू जियान ने वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी वाइन के जार को बाहर निकाल लिया था, जिसे वो वहाँ पे अपनी जीत का जश्न मनाते हुए पीने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे लिंगजू का पैगाम मिलता है जिसमें लिंगजू मास्टर जू जियान से कह रहा था, मास्टर आपके कहने पर मैंने जूनियर ब्रदर को न्यू ईयर पार्टी के लिए मना लिया है, अब आप जितना जल्दी हो सके टैलेंट सेट में वापस आ जाइए क्योंकि अगर आप ना आए तो जूनियर ब्रदर गुस्से से मेरी जान ही ले लेगा। और लिंगजू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसका पैगाम वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर मास्टर जू जियान भी अपने बचे हुए वाइन के जार को खत्म करते हुए खुद से ही कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि न्यू ईयर इतना जल्दी दोबारा वापस आ गया। अभी कल की ही बात लगती है कि मैंने न्यू ईयर पार्टी मनाई थी, पर चलो कोई बात नहीं, पिछली बार मैं अपने डिसेबल्स को मिलने से चूक गया था, लेकिन इस बार मैं ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर मास्टर जू जियान वहाँ पे खुद से ही कहते हैं, चलो जू जियान वापस घर जाने का समय हो चुका है। और ये कहकर मास्टर जू जियान वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ डीप यूनिवर्स की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिस यूनिवर्स में अभी के लिए तजू और बाकी सभी लोग मौजूद थे, पर जिस यूनिवर्स के अंदर मास्टर जू जियान मौजूद थे वो एक मिस्टीरियस यूनिवर्स है जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे सुप्रीम यूनिवर्स भी कह सकते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इमॉर्टल टैलेंट सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डिसेबल्स मिलकर अपने टैलेंट सेट को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रहे थे। इवन आज तो इमॉर्टल टैलेंट सेट का गेट भी चमक रहा था। खैर उसके बाद हमें टैलेंट सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यू ईयर पार्टी होने वाली थी और चाओ फेंग वहाँ पे अपने झाड़ू के साथ उस पूरी जगह की सफाई कर रही थी। लेकिन सफाई करते करते जब वो उस पूरे हाल को देखती है तो वो वहाँ पे खुद से ही कहती है कि इस तरह से तो ये सफाई पूरी रात नहीं होने वाली, मुझे कुछ और ही करना होगा। और ये कहकर जब चाओ फेंग इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ पे टैलेंट सेट का कोई भी डिसेबल दिखाई नहीं देता, इसलिए चाओ फेंग जल्दी से वहाँ पे अपने टैलेंट सेट की एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ साथ अपने झाड़ुओं को भी मल्टीपल क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है और उसके बाद अपने सभी क्लोन्स के साथ मिलकर बहुत ही तेजी के साथ पूरे हाल की सफाई करने लगी थी। लड़कियों के लिए ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, अगर आप चाहें तो आप इस कमाल की टेक्निक को चाओ फेंग से सीख सकती हैं। खैर देखते ही देखते चाओ फेंग ने वहाँ पे कुछ मिनटों के अंदर अंदर पूरा का पूरा इमॉर्टल टैलेंट सेट चमका दिया था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भी नया नया बनाया गया हो। और सारे टैलेंट सेट की सफाई करने के बाद उसके सारे क्लोन्स भी वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर वापस आ चुके थे। और इसी बीच वहाँ पे लीना और स्नो वैलो की एंट्री होती है, जो कि हाल को वहाँ पे इस तरह से चमकते हुए देखकर हैरान होते हुए कहती हैं, चाओ फेंग तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने ना सिर्फ पूरे के पूरे हाल को इतनी जल्दी साफ कर दिया बल्कि उसी के साथ साथ उसे नए की तरह चमका भी दिया, तुम्हारी क्लीनिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग भी उन दोनों लड़कियों के पीछे एक बड़ा सा ठोकरा उठाए हुए आ रहा था, जिसके अंदर न्यू ईयर पार्टी वाला डेकोरेशन
डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था। वहीं लीना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाउ फेंग भी वहाँ पे खुश होते हुए उनसे कहती है कि सफाई करना मेरा पसंदीदा काम है। जो सुनकर स्नो वैलो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करते हुए कहती है, लेकिन तुमने अकेले बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब यही काफी है, अब तुम जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। स्नो वैलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाउ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, चिंता मत करो, अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, अभी तो मुझे तुम लोगों के साथ मिलकर पूरी न्यू ईयर पार्टी की डेकोरेशन भी करनी है। लेकिन लीना भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। वो चाउ फेंग को जबरदस्ती वहाँ से भेजते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तुम अब बहुत ही बुरी तरह से थक चुकी होगी, और अब अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम रात की पार्टी में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगी, इसलिए अब मेरी बात सुनो और चुपचाप जाकर आराम करो, अब मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनने वाली। और ये कहकर लीना ने जबरदस्ती चाउ फेंग को वहाँ से भेज दिया था। हालांकि चाउ फेंग वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो वहाँ पे लीना को मना भी नहीं कर पाती। खैर चाउ फेंग को वहाँ से भेजने के बाद लीना वहाँ पे फेंग से कहती है कि मुझे लालटेन वाली पट्टी निकाल कर बाहर दो। लीना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग ने भी सारी डेकोरेशन को बाहर निकालते हुए उन्हें अलग अलग तकसीम कर दिया था, और खुद भी कुछ पीसेस को उठाते हुए वहाँ पे अपनी दोनों साथियों से कहता है कि ये हमारे टैलेंट सेट का पहला यूनिवर्सल न्यू ईयर होने वाला है, तो इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से सजाना होगा। जबकि चाउ फेंग तो अभी भी दूर से खड़ी होकर उन्हें वहाँ पे ये सब करते हुए देख रही थी। जहाँ पे फेंग और लीना मिलकर वहाँ पे पेड़ और पौधों को सजा रहे थे, तो स्नो वैलो अकेले वहाँ पे बाकी की डेकोरेशन को देख रही थी। स्नो वैलो के अंदर एक खास तरह की मैजिकल पावर थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अकेले वहाँ पे पूरे के पूरे हाल को सजा रही थी। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर अंदर ना से पूरा का पूरा टैलेंट सेट सजा दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे पूरे के पूरे मेन हाल को भी बहुत ज्यादा प्यारा बना दिया था। जो देखकर तो लीना भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पे स्नो वैलो की तारीफ करते हुए कहती है, डेकोरेशन में तो वाकई तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। और लीना की ये बात सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब टैलेंट सेट पूरी तरह से सज जाता है तो वो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा था। और अपने टैलेंट सेट को इस तरह से सजते हुए देखकर तो चाउ फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज से 10 लाख साल पहले वो और उसके बाकी एंशिएंट टैलेंट सेट के साथी भी मिलकर इसी तरह से न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां किया करते थे, जिसमें चाउ फेंग को बहुत ज्यादा मजा आया करता था। और इसी बीच हम देखते हैं कि स्नो वैलो की तैयार की हुई फ्लावर रिंग भी वो वहाँ पे एक दूसरे को पहनाने लगे थे। जहाँ पे लीना फेंग को पहना रही थी तो फेंग लीना को पहना रहा था, जिसे पहनने के बाद फेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है कि इस फ्लावर रिंग को पहनने के बाद तो मुझे एक किंग की तरह महसूस हो रहा है, और ऊपर से इसने मेरी खूबसूरती को भी और ज्यादा निखार दिया है। और चाउ फेंग जो कि वहाँ पे खड़ी होकर ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी, वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी, और उसी के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। दुखी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे भी वहाँ पे अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के साथियों की याद आ रही थी, और इसीलिए चुपचाप वो वहाँ पे उदास होते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लीना ने उसे वहाँ से जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से चाउ फेंग के पीछे जाकर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, स्नो वैलो ने हम सभी के लिए फ्लावर रिंग्स को तैयार किया है, जैसे हम सभी लोग आज की न्यू ईयर पार्टी के अंदर पहनने वाले हैं। लीना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाउ फेंग जल्दी से वहाँ पे पलटते हुए उससे कहती है, नहीं मैं इसे अभी नहीं पहन सकती, क्योंकि अभी मुझे किचन में जाकर लिंगजुई की मदद भी करनी है। और ये कहकर चाउ फेंग जल्दी से वहाँ पे उन सभी से बचते हुए किचन की तरफ रवाना हो जाती है। जबकि लीना को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि चाउ फेंग बहुत ही ज्यादा उदास है, इसलिए वो खुद भी वहाँ पे उदास होते हुए फेंग से कहती है, न जाने सिस्टर चाउ फेंग न्यू ईयर के मौके पर भी इतनी ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रही है। जिसपे फेंग आगे आकर वहाँ पे लीना से कहता है कि फिक्र मत करो, ये तो बस शुरुआत है, ये किचन में जाकर किंगजुई की मदद करने के लिए जा रही है। तुम जानती हो ना, जब पिछली बार मैंने लिंगजुई की मदद करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे किक मारते हुए किचन से बाहर फेंक दिया था, और अब सेम चाउ फेंग के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि लिंगजुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई किचन में आकर उसकी मदद करे। अभी देखना थोड़ी देर तक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, जिसके चलते इसकी सारी उदासी एक ही झटके के साथ खत्म हो जाएगी। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीना गुस्से से वहाँ पे उसका कान मरोड़ते हुए उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं? चलो और अब ये सब छोड़कर काम में आकर मेरी मदद करो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें टैलेंट सेट की किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंगजुई ने स्पेशल न्यू ईयर के लिए कुछ नई डिशेज को तैयार किया था, और उसे टेस्ट करवाने के लिए उसने डोंगमी और लिंगार को भी पकड़ रखा था। और चाउ फेंग तो खुद ही वहाँ पे आ गई थी, इसलिए लिंगजुई ने उसे भी वहाँ पे उन लोगों के साथ बिठा दिया था, और उनके सामने अपनी नई डिश को पेश करते हुए कहती है, अब इसे जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। लेकिन बेचारी लिंगार और डोंगमी तो उस खाने की स्मेल को ही सुनकर वहाँ पे खाने से डर रहे थे, पर चाउ फेंग जो कि वहाँ पे सबसे अनजान थी, वो चुपचाप अपनी चॉपस्टिक को उठाते हुए खाना ट्राई करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो खाना उठाकर देखती है तो वो भी वहाँ पे बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहती है, इतना अगली खाना आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, उम्मीद करती हूँ कि इसका जायका इसकी शक्ल की तरह इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। और ये कहकर बेचारी चाउ फेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए फाइनली उस खाने की एक बाइट ले ही लेती है। लेकिन जैसे वो खाना चाउ फेंग के मुंह में जाता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके फेस का कलर चेंज होने लगा था, और अचानक से ही वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह का बकवास खाना था। उसके चिल्लाने से ही हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि उस खाने के साथ साथ वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही जल गया था। जो देखकर लिंगजुई भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। जबकि चाउ फेंग के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी
रिलीज हुई थी कि पूरा का पूरा टियालन सेट भी वहाँ पे हिल गया था और सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे किचन की तरफ ही चला गया था। लियो जियान और लेडी माता जुआन जो कि वहाँ पे वाइन पी रहे थे, वो दोनों भी जल्दी से भागकर वहाँ पे किचन की तरफ जाने लगते हैं, जबकि निंगजू जो कि एसाटाजू को वहाँ पे वाइन सर्व कर रही थी, उसका ध्यान भी वहाँ पे किचन की तरफ ही चला गया था। और लिंगजू जो कि वहाँ पे बैठे हुए अपने मास्टर के आने का इंतजार कर रहा था, वो बिना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ और ये लोग यहाँ पे इस तरह से मजे कर रहे हैं। तभी लियो जियान बनने करो और लेडी माता जुआन भागकर वहाँ पे किचन की तरफ जाते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और बनने करो तो वहाँ पे लिंगजुई के मजे लेते हुए कहता है सिस्टर लिंगजुई, कहीं आज तुमने पूरे के पूरे किचन को ही फ्राई तो नहीं कर दिया। लेकिन जब वो तीनों मिलकर वहाँ पे किचन के अंदर एंटर करते हैं तो उनके नाक में एक बहुत ही टेस्टी खुशबू जाती है, जिसे सुनकर ही वो तीनों वहाँ पे मदहोश हो चुके थे। और लेडी माता जुआन तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये इतनी ज्यादा कमाल की खुशबू आ कहाँ से रही है। और ये कहते हुए वो तीनों भी वहाँ पे किचन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे चाओ फेंग अपने टैलेंट सेट की एक और सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अलग अलग खाने बना रही थी। इवन हम देखते हैं कि चाओ फेंग की मैजिकल पावर के चलते काफी सारे बाउल्स के अंदर खाना खुद ब खुद ही तैयार हो रहा था, जो कि बनने करो और बाकी सभी लोग भी आंखें फाड़े देख रहे थे। और बनने करो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि हमारे ये बाउल तो जलकर राख हो गए थे ना, तो फिर ये दोबारा से ठीक कैसे हो गए। जिसपे चाओ फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि इन सभी को मैंने दोबारा से ठीक किया है। और ये कहते ही चाओ फेंग की नजर वहाँ पे लिंगजुई के ऊपर पड़ती है, जो कि उस बाउल के अंदर अपनी रेसिपी डालने की कोशिश कर रही थी। जो देखकर चाओ फेंग जल्दी से भागकर वहाँ पे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है रुको रुको, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जिसपे लिंगजुई भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहती है कि क्या हो गया, मैं तो बस तुम्हारी रेसिपी को और ज्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं लिंगजुई की रेसिपी का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों का दिल भी हालत में आ चुका था, जबकि चाओ फेंग उससे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि ये टैलेंट सेट का एक खास वेपन है, जिसे खास फीमेल डिसेबल्स के लिए बनाया गया था, जिसका नाम है क्या वुमेन ट्रायर है। और तुम जो इसके अंदर चावल और रेसिपी डालने की कोशिश कर रही थी, इसे ना तो चावलों की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी रेसिपी की। हमारा ये सीक्रेट ट्रायर खुद से ही सारा खाना तैयार कर देता है, हमें बस सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके इस बाउल के अंदर डाल देना होता है, बाकी सारा का सारा काम इस क्या ट्रायर का ही होता है। अगर तुम भी इस बाउल का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाती हो तो तुम भी काफी ज्यादा टेस्टी खाना बना सकती हो। जिसपे लिंगजुई वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या वाकई ही। जिसपे हम देखते हैं कि चाओ फेंग और बाकी सभी के साथ साथ ओके ट्रायर भी हमें अपना सर हिलाने लगा था। और तब तक हम देखते हैं कि उस ट्रायर ने वहाँ पे खाना तैयार कर दिया था, जिसके चलते तो अब की बार वहाँ पे और भी ज्यादा अच्छी खुशबू आने लगी थी। और तभी वो क्या ट्रायर एक प्लेट के अंदर खाने को डालते हुए उसे जाकर वहाँ पे टेबल के ऊपर रख देता है, जिसके बाद उन सभी को वहाँ पे खाना टेस्ट करने का इशारा करने लगा था। जो देखकर सबसे पहले डोंगमी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को ये खाना चेक करके बताता हूँ। और ये कहकर डोंगमी आगे बढ़ते हुए जब उस खाने की एक बाइट लेता है तो वो खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि डोंगमी तो बेचारा हवाओं में उड़ने लगा था। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ऐसा कमाल का टेस्टी खाना तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। अब डोंगमी की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लियो जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो जल्दी से वहाँ पे डोंगमी के हाथों से चॉपस्टिक को वहाँ पे छीनते हुए उससे कहता है कि मुझे भी टेस्ट करने दो, सारा खाना क्या अकेले ही खाने का प्रोग्राम है। और ये कहकर लियो जियान जल्दी से आगे बढ़ते हुए वो खाना खाने लगा था। जो देखकर अब बाकी सभी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो सभी लोग डोंगमी को धक्का देते हुए वो खाना टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस हड़बड़ी में बेचारा डोंगमी तो नीचे जमीन पे गिर चुका था, लेकिन उसकी किसी को भी चिंता नहीं थी, क्योंकि सभी लोग तो वो खाना टेस्ट करने में लगे हुए थे, जो कि उन सभी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। इवन लिंगा तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है न्यू ईयर पार्टी के लिए मैंने ऐसे ही कमाल के खाने को सोच रखा था, आज की न्यू ईयर पार्टी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। इसी बीच हम देखते हैं कि बेचारा डोंगमी भी जल्दी से खड़ा होकर दोबारा खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो जियान उसे वहाँ पे खाने ही नहीं दे रहा था। और इस तरह उन सभी लोगों को वहाँ पे आपस में मजे करते हुए देखकर चाओ फेंग एक बार फिर से बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उसके दिल में बार बार अपने साथियों की याद आ रही थी, जिन्हें सोचकर वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। जबकि इसी बीच बनने को वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है हे मेरी पूंछ किसने खाई, वो मैं खाने वाला था। और ये कहकर तो बनने को ने सीधा वहाँ पे पूरे के पूरे खाने के अंदर ही जंप लगा दी थी, लेकिन लेडी माता जुआन ने उसे नीचे गिरने से पहले ही वहाँ पे पकड़ लिया था और बेचारे बनने को वहाँ पे कुछ भी नहीं खाने दे रही थी। उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से आपस में खाने के लिए लड़ते हुए देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे थे, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए चुपचाप किचन से चली जाती है। तभी लेडी माता जुआन वहाँ पे चाओ फेंग से कहती है तुम क्यों नहीं खाना टेस्ट करती। और ये कहकर जब लेडी माता जुआन वहाँ पे अपने आसपास देखती है तो तब तक तो चाओ फेंग वहाँ से जा भी चुकी थी, जो देखकर वो सभी लोग भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अगर ये चाओ फेंग गई तो गई कहाँ। जबकि चाओ फेंग तो सीधा वहाँ से बाहर निकलते हुए इंट्रेंस गेट पे पहुंच चुकी थी, जहाँ पे वो एक आखिरी बार टैलेंट सेट को बहुत ही गौर से देखने के बाद चुपचाप इंट्रेंस गेट से बाहर निकल जाती है। उसने अब टैलेंट सेट को छोड़ने का अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपने कानों में एसाटाजू की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे कोल्ड टोन में पीछे से ही उससे कहते हैं क्या तुमने इस पूरी जगह को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया। अब एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी वहीं पे रुक जाती है, जिसे वहाँ पे रुकते हुए
देखकर एसएसताजू वहाँ पे उससे कहते हैं किचन तुम्हारे रहने के लिए इतनी ज्यादा बुरी जगह भी नहीं थी, तुम्हें तो वो काम कितना ज्यादा पसंद हुआ करता था। जिस पे चाओ फेंग भी वहाँ पे एसएसताजू को जवाब देते हुए कहती है लेकिन अब मैं टियालिन सेट का हिस्सा नहीं हूँ, तो टियालिन सेट की किसी भी जगह या चीज के ऊपर मेरा कोई भी हक नहीं है, इसलिए अब मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में जा रही हूँ जो कि मेरी अपनी हो और मेरे रहने के काबिल हो। जिस पे एसएसताजू भी वहाँ पे कोर्टून में उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे टियालिन सेट में रुक सकती हो। जिस पे चाओ फेंग भी दोबारा उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है नहीं, अब मैं यहाँ से जाने का डिसाइड कर चुकी हूँ, अब मैं और ज्यादा टियालिन सेट के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती और ना ही वो सब कुछ दोबारा दोहराना चाहती हूँ जो कि पास्ट में हमारी एंशिएंट टियालिन सेट के साथ हुआ था। अब मेरे अंदर दोबारा वो सब बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर एसएसताजू वहाँ पे उससे कहते हैं लेकिन उस समय मैं वहाँ पे नहीं था, अब टियालिन सेट का नया लीडर मैं हूँ और मेरे होते हुए टियालिन सेट का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पे अब की बार टियालिन सेट में रुकती हो तो दोबारा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब एसएसताजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए एसएसताजू से कहती है बोला तुम अकेले क्या कर लोगे, तुम जानते भी हो वो तो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक थी, अगर उस समय तुम भी वहाँ पे होते तो अब तक तुम भी मारे जा चुके होते और इस टियालिन सेट का अस्तित्व भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। और अगर फिर भी तुम खुद को इतनी ज्यादा पावरफुल समझते हो तो मेरा मुकाबला करके देखा, अभी पता चल जाएगा कि तुम में कितना ज्यादा दम है। और ये कहकर चाओ फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसे वो वहाँ पे रिलीज करते हुए उसका पूरा प्रेशर वहाँ पे एसएसताजू के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का वहाँ पे एसएसताजू के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो पा रहा था, लेकिन टियालिन सेट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनके ऊपर इस ऑरा प्रेशर का काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। इवन उस ऑरा प्रेशर को महसूस करके लिंगजू और पिलू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये किस तरह का खतरनाक डोमिनेटिंग स्पिरिचुअल ऑरा है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन यहाँ पे कौन आ गया। लेकिन जब लिंगजू वहाँ पे स्पिरिचुअल ऑरा को अच्छी तरह से महसूस करता है तो अचानक से वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि ये स्पिरिचुअल ऑरा तो सीनियर सिस्टर का है, तो इसका मतलब है कि मुझे जिस बात का डर था वो समय आ चुका है, जूनियर ब्रदर और मेरी सीनियर सिस्टर दोनों आमने सामने हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग ने तो वहाँ पे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसका सारा का सारा ऑरा प्रेशर वहाँ पे एसएसताजू के ऊपर ही डालना शुरू कर दिया था। लेकिन अपने ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर पड़ने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एसएसताजू ने अभी तक जरा सा भी वहाँ पे रेसिस्ट नहीं किया था। वो बस शांति से अपनी जगह पे खड़े होकर चाओ फेंग की कमाल की पावर को देख रहे थे। और जब चाओ फेंग अपने पहले अटैक को इस तरह से बेकार जाते हुए देखती है तो उसे भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और गुस्से से वो वहाँ पे अपने सेकंड पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए कहती है अब मेरे इस अटैक का मुकाबला करके दिखाओ। और ये कहकर चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी फीनिक्स से विंग्स का इस्तेमाल करते हुए एसएसताजू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और इस हमले को भी रोकने के लिए एसएसताजू बस अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखते हैं, जहाँ एसएसताजू के सिर्फ देखने पर से ही एसएसताजू के चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया था, जिसके साथ जैसे ही वो विंग्स वहाँ पे टकराती हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे थे। हालांकि चाओ फेंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ एसएसताजू के उस प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पे हिला तक भी नहीं पाती। लेकिन उसके इस पावरफुल और खतरनाक अटैक के चलते पूरा का पूरा इमोर्टल टियालिन सेट हिलने लगा था। और इस पावरफुल अटैक को महसूस करके हम देखते हैं कि ल्यूजियन और डोंगमी के साथ साथ बाकी सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ इंटरेस्ट गेट की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि वहीं से उन लोगों को स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके डोंगमी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मुझे लगता है हमारे टियालिन सेट के ऊपर हमला हुआ है, मुझे लगता है इस न्यू ईयर की शुरुआत बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, इस बार तो सबसे पहले मैं ही टियालिन सेट के दुश्मनों को सजा देने वाला हूँ। और ये कहकर डोंगमी बहुत ही तेजी के साथ इंटरेस्ट गेट की तरफ बढ़ गया था, जो देखकर बाकी सभी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी भी एक एक करके डोंगमी के पीछे रवाना हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग तो अभी तक भी अपने फीनिक्स से विंग्स का इस्तेमाल करते हुए एसएसताजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सभी पंख एसएसताजू के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे थे। लेकिन चाओ फेंग ने अभी तक भी अपनी हार नहीं मानी थी, उल्टा उसने वहाँ पे अपने अटैक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसका भले ही वहाँ पे एसएसताजू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे टियालिन सेट के गार्डन की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से एसएसताजू वहाँ पे अपने डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से न सिर्फ चाओ फेंग का वो अटैक वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि खुद चाओ फेंग भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे जा चुकी थी। लेकिन चाओ फेंग ने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। और तब तक हम देखते हैं कि टियालिन सेट के बाकी सभी लोग भी इंटरेस्ट गेट पे पहुंच चुके थे, जो कि वहाँ पे चाओ फेंग को इस तरह से एसएसताजू से लड़ते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। उनमें से किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाओ फेंग यहाँ पे करना क्या चाहती है। और लिंगजुई तो वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर इसने दोबारा एसएसताजू के साथ फाइट बैक करने की कोशिश की तो इसे यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ पे एसएसताजू के ऊपर हमला करने से रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, मुझे कुछ भी करके चाओ फेंग को बचाना होगा। लेकिन ये कहकर जैसे लिंगजुई उन्हें वहाँ पे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो लिंगजू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि ये उन दोनों के बीच का मामला है, तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि उन लोगों को ये मैटर खुद से ही सॉल्व करने दो, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है
जिसकी तुम लोगों को कोई भी खबर नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग का गुस्सा अब वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इवन अब उसने वहाँ पे एसएसटजू का मुकाबला करने के लिए अपनी फीनिक्स माचा सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके ऊपर होते हुए वो सीधे वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ जाती है और इसे इस तरह से ऊपर आसमान में जाते हुए एसएसटजू बहुत ही गौर से देख रहे थे। उनके फेस के ऊपर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एसएसटजू को वहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी परवाह नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे अपनी वांगजिंग 9 लाव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी फीनिक्स माचा सोल की मदद से एसएसटजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए एसएसटजू वहाँ पे एक बार फिर से बस अपनी आंखें उठाकर उसके अटैक की तरफ देखते हैं, जहाँ उसके अटैक को देखकर ही एसएसटजू के चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर आ गया था, जिसकी टोटल 3 लेयर्स थी। अब अगर एसएसटजू यहाँ पे 3 लेयर वाले प्रोटेक्टिव बैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चाओ फेंग का ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा। और जैसे उसका वो खतरनाक अटैक आकर वहाँ पे एसएसटजू के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसका वहाँ पे एसएसटजू और उनके प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हुआ था, लेकिन एसएसटजू के सभी डिसेबल्स और उनके टैलेंट सेट के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। इवन हम देखते हैं कि उन सभी के लिए तो वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। लेकिन कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे चाओ फेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि उसका वो अटैक भी बेकार जा चुका है तो उसका गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए वो अपने अटैक के साथ अपने ऑरा प्रेशर को भी मर्ज कर देती है और अपने ऑरा प्रेशर के इस्तेमाल करते हुए एसएसटजू के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, जिसका अगेन वहाँ पे एसएसटजू के ऊपर तो कोई असर नहीं होता। पर बेचारे एसएसटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से उसमें पिस रहे थे। इवन अब तो उन सभी के लिए वहाँ पे अपनी अपनी जगह से हिल पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। जबकि हम देखते हैं कि एसएसटजू ने अभी तक भी चाओ फेंग के अटैक को रोकने के लिए जरा सा भी रिसिस्ट नहीं किया था और ये बात चाओ फेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसलिए अब की बात तो उसने गुस्से से वहाँ पे अपनी सोल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ चाओ फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी फैल चुकी थी। किसी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पे करने क्या वाली है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।